जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमें पता है कि 7 मार्च को एसएसटी का पेपर है। उसमें हिस्ट्री का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सभी बच्चों के लिए सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये नोट्स हमने बनाए हुए हैं जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखिए, इसमें 2 वर्ड आए, एक एब्सोल्यूट और दूसरा यूटोपियन। ये दोनों ही क्वेश्चन एक एक नंबर में आपके लिए आएंगे। तो एब्सोल्यूट की हम बात करते हैं तो निरंकुश, यानी कि कैसी पावर जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है, यानी सारी की सारी पावर एक व्यक्ति के अंदर जाकर सेंट्रलाइज हो जाती है और उसे कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो ऐसी ताकत को हम कहेंगे निरंकुश सरकार। और ऐसे ही जो अगला वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया समाज का एक इतना ज्यादा आदर्श दृष्टिकोण है जो शायद वो हमारे इमेजिन में ही हो सकता है, हमारी कल्पनाओं में ही हो सकता है, लेकिन वास्तव में उसका हो पाना पॉसिबल नहीं दिखता है। तो देखिए, अभी 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में एक क्वेश्चन जो आएगा वो आपका फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। देखिए, यूरोप में जो क्रांतियां हुई है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति है। और फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा क्या हुआ है कि इसने पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड पे प्रभाव डाला है। तो देखिए, राष्ट्रवाद की पहली जो अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है वो 1789 फ्रांसीसी क्रांति में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म के जो थॉट्स है वो स्प्रेड होते हैं। अब इसके हम दूसरे पॉइंट की तरफ बात करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण संप्रभुता राजतंत्र से फ्रांसीसी नागरिक के हाथ में स्थानांतरित हुई है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी हमने बात करी है कि 9th क्लास में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से लुई 16 के हाथ से पावर जाती है और किस तरह से नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आती है। तो पहली बार हमें ये देख रहे हैं कि राजतंत्र के हाथ से पावर निकल करके लोगों के हाथ में पावर आ रही है। तो ये विचार केवल फ्रांस तक ही सीमित होकर नहीं रहे हैं, बल्कि फ्रांस के बाहर भी जाकर के स्प्रेड हुए हैं। जो लगभग में यूरोप में सभी राज्यों में एक जैसी ही व्यवस्था थी, मोनार्की सिस्टम था, राजाओं के हाथ में पावर थी। तो लेकिन जैसे ही फ्रांस के अंदर मोनार्क के हाथ से पावर निकली है तो ये अदर कंट्री ने भी इन विचारों को फिर अपनाया है। अब देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि समानता का अधिकार लोगों के अंदर आया और सभी लोगों को एक समान बना दिया गया, जैसे लापेट, यानी एक ही फादरलैंड यानी पितृभूमि होगी और सब लोग नागरिक कहलाए जाएंगे। यानी सब कलेक्टिव लोग, यानी सामूहिक अपनेपन की भावना वहां पर विकसित की हुई है। अब जब इसके अगले पॉइंट की हम तरफ चलते हैं तो एस्टेट जनरल का जो चुनाव होगा वो सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाएगा। देखिए, फ्रांस की रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है कि उस टाइम नागरिकों को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। जो एक्टिव सिटीजन थे वो राइट टू वोट में पार्टिसिपेट करते थे। पूरे फ्रांस की एक भाषा बना दी गई थी, राष्ट्रीय भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज। और पहली बार दुनिया स्वतंत्रता, समानता और बद्धता के विचार पर दुनिया के सामने ये प्रस्तुत होते हैं। अब जो इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी वो थी एक नेपोलियनिक कोड की। 1804 में नेपोलियन ने कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की थी जिसे नेपोलियन सिविल कोड कहा जाता है। अब वो सिविल कोड की व्यवस्था इतनी ज्यादा बेहतर मानी गई है कि जब कंजर्वेटिव्स दोबारा से जो है पावर में आते हैं तो वो नेपोलियनिक कोड की सारी व्यवस्थाओं को खत्म नहीं कर पाते हैं। तो जो नेपोलियनिक कोड ने व्यवस्था उस समय की थी, मॉडर्न वर्ल्ड में भी तक आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी कई बातों को सोच पाना कई देशों में संभव नहीं दिख रहा है। जैसे पहले बात करते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक, तो बाई बर्थ किसी को राइट नहीं मिल जाएंगे, बल्कि उसे उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो जन्म सिद्ध जो अधिकार है उसका उसने खत्म कर दिया गया है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा। तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। ऐसे ही कानून के समक्ष उसने समानता स्थापित की थी
संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया है, सामंती व्यवस्था को खत्म किया है, पूरे ही देश में एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई, फ्रांस लैंग्वेज। उसने नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया कि सारे राइट्स केवल एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे। उसने कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, किसका डिपार्टमेंट क्या होगा, उसने उसे प्रशासनिक व्यवस्था को विभाजन करके सरल बना दिया गया है। अभी देखिए गिल्ड लिखा हुआ है, गिल्ड नहीं है, गिल्ड है। गिल्ड के प्रतिबंध उसने हटा दिए गए। गिल्ड जैसे जो व्यापारिक संगठन हुआ करते थे तो उन्हें गिल्ड बोला जाता था। परिवहन और संचार व्यवस्था में उसने सुधार किया और मानकीकृत यानी वेट और मेजर को उसने स्टैंडर्डाइज किया है। उस समय हर राज्य में अलग अलग प्रकार के नापने के तरीके और तोलने के तरीके अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन नेपोलियन ने सभी जगह एक जैसी व्यवस्था कर दी है। तो देखिए हमने इसके अंदर 9 पॉइंट दिए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ही 3 नंबर में आता है, लेकिन अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास सफिशिएंट पॉइंट है। कम से कम आप 5 पॉइंट लिख करके जरूर आए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट कम से कम लिख करके आए। अब देखिए नेपोलियन की हमने अच्छी बातें तो हमने पढ़ी है, लेकिन कुछ नेपोलियन के द्वारा जो अपनी व्यवस्थाएं की गई थी तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था। तो हम उसमें जो बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको राजनीतिक स्वतंत्रता यहाँ पे कम हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, सेंसरशिप लगा दी गई, यानी कि बिना नेपोलियन के परमिशन लिए कुछ छाप नहीं सकते हो। कराधानों में वृद्धि हुई क्योंकि उसकी सेनाएं केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहेगी, फ्रांस के बाहर भी गई हैं। तो लड़ाइयों के कारण वहां की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है, जिसके कारण टैक्सेशन में वृद्धि हुई है। ठीक है। और यूरोप के और हिस्सों में जैसे भी बात कर रहे थे हम कि सेनाएं भेजी गई हैं, 1900 को जीता गया है, तो इसके लिए फ्रांसीसी सेनाओं की जबरदस्ती भर्ती भी की गई, यानी जो लोग सेना में नहीं आना चाहते थे उन्हें भी सेना में भर्ती करने के लिए मजबूर किया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। मेकिंग और नेशनलिज्म में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मिडिल एज का वहां पे प्रभाव बढ़ रहा था, मिडिल एज ग्रोइंग एज में आ रहा था। अब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट इन्हीं के पास पावर नहीं है, लेकिन इन्हीं के पास पावर है, लेकिन अब जो मिडिल एज है वो अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, सोच समझ सकता है, मेहनत कश है। तो हम यहाँ देखते हैं कि नए मध्यम वर्ग का उदय होता हुआ दिख रहा है। अब जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ इसके हमने 2 पॉइंट हम यहाँ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट पे बात करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद की, और दूसरी हम करेंगे आर्थिक राष्ट्रवाद की बात। तो देखिए सामाजिक और राजनीतिक जो राष्ट्रवाद आया उसमें क्या हुआ कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की बात की गई, निरंकुशता का अंत करने की और जन्मसिद्ध विशेषाधिकारों की बात की अंत की बात कही गई है। जैसे नेपोलियन कोड में हम देखते हैं लोगों की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता की बात की गई, यानी जनता सुप्रीम होगी ना कि राजा। पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम यहाँ बात कर रहे हैं और राइट टू वोट की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक राजनीतिक और सामाजिक राष्ट्रवाद के उदय की तरफ हम मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे आर्थिक राष्ट्रवाद की तो इसमें आर्थिक राष्ट्रवाद में क्वेश्चन अलग से आ जाएगा जॉन वेरिन का। जैसे मुक्त व्यापार नीति है, उस समय सबसे फेमस है कि मुक्त व्यापार नीतियों को उस टाइम के सारे राजनीतिक और आर्थिक चिंतक थे वो मुक्त व्यापार नीति को लाना चाहते थे। लेकिन जब हम जॉन वेरिन की स्पेशल यहाँ बात करेंगे तो जॉन वेरिन ये 1834 में प्रशा की पहल पर, यानी जो उस टाइम पर्शियन एम्पायर था जो स्पेशली जर्मन में था, उसने जॉन वेरिन का गठन किया गया था। और उस समय जितने भी जर्मन के प्रांत थे सारे के सारे इसमें शामिल हुए हैं। तो जॉन वेरिन ने क्या क्या किया, जॉन वेरिन बेसिकली एक कस्टम यूनियन है, यानी कि एक जो है ऐसा संघ है जिसमें व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। उसने संघ ने टैरिफ बैरियर्स यानी कि जो व्यापार के लिए सामने जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने का जो प्रयास है वो जॉन वेरिन ने किया है। उस समय
जर्मनी के अंदर बहुत सारी मनी चलती थी, मुद्राएं चला करती थी, पैसा चला करती थी, करेंसी चला करती थी। तो उसमें जो है कम जनरली उस समय जो 30 मुद्राएं चला करती थी, अब उन्हें घटा करके केवल 2 मनी कर दी गई, यानी 2 ही तरह की करेंसी चला करने लगी। इसके अलावा वहां रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया गया। तो ये सब चीजें जॉल वेरिन की आएंगी। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जॉल वेरिन का। तो इसमें हमने आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट कम से कम जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब जब नेपोलियन ने अपने ये है जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो किए हैं, उसके कारण जो कंजर्वेटिव्स हैं वो नेपोलियन के अगेंस्ट जाएंगे। नेपोलियन ने अपने देश की बाउंड्री को लांघा है, अन्य देश की बाउंड्री में भी गया है, यानी फ्रांस का जो प्रभाव है वो अन्य देशों में भी जा रहा है। तो तो फ्रांस और फ्रांस के अगेंस्ट, जो फ्रांस से अगेंस्ट देश थे वो अब फ्रांस के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो इसमें आपका पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ये सब मिलकर के वाटरलू की बैटल में उन्होंने नेपोलियन को हराया है। और उसके बाद में जब कोई इतना बड़ा युद्ध लड़ा जाता है तो फ्यूचर में अब कैसे प्लानिंग की जाएगी, तो उसके ऊपर बात होती है। तो इसके लिए जो बात हुई उसे हमने कहा ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई है। इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया है? रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया है। तो ये सब जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां आए हैं और ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर हुई है। तो इसमें ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और इसका जो हेड है वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच बोलते हैं, इसके द्वारा आई थी, ये उसका हेड है। वियना कांग्रेस की विशेषताएं क्या है? तो विशेषताओं की जब हम बात करेंगे तो नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए अधिकांश परिवर्तनों को पूर्ववत करने के उद्देश्य से प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। फ्रांस ने जो क्षेत्र जीते थे वो खो दिए, ठीक है। जो बर्बन फैमिली थी, बर्बन फैमिली लुई 16 जो था फ्रांस का शासक, वो बर्बन फैमिली का ही था। अब क्या है, जो बर्बन फैमिली के जो लोग रहे होंगे न, तो उन्हें दोबारा से पावर दे दी गई और भविष्य में फ्रांस ऐसा दोबारा ना करे तो इसके लिए क्या किया गया कि उसकी सीमाओं पर राज्यों की श्रृंखला बनाई गई। जो पावरफुल कंट्रीज थे तो उनकी सीमाओं को फ्रांस की सीमा से टच कर दिया गया ताकि फ्यूचर में वो अपने एरिया को एक्सटेंड ना कर पाए, ठीक है। तो ये सब बातें इसके अंदर हुई हैं। फिर टॉपिक जो आपका आएगा वो द एज ऑफ रेवोल्यूशन है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में हम जब बात करेंगे तो 3 देशों की हम विशेष तौर पर बात करेंगे। एक है आपका इटली, दूसरा जर्मनी, तीसरा आपका यूके, और एक जो टॉपिक आएगा वो बाल्कन्स प्रॉब्लम का आएगा और ग्रीक इंडिपेंडेंस का आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने इस तरीके से आएंगे। तो इसमें एक बहुत ही जो सबसे ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catch cold, ड्यूक मेटरनिच। ये आपके सामने इस तरीके की एक स्टेटमेंट आएगी, आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है या वो व्यक्ति किस देश का चांसलर है। तो चांसलर तो ऑस्ट्रिया का हो गया, अभी हमने वियना कांग्रेस में पढ़ा है। तो ड्यूक मेटरनिच ने कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो सारा यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो इस बात से हम जान सकते हैं कि फ्रांस की इंपोर्टेंस क्या रही होगी। तो देखिए एक हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है ग्रीक रेवोल्यूशन का आता है, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का आएगा, हमने ये 5 नंबर के हिसाब से तैयार किया हुआ है। यूनानी स्वतंत्रता का जो युद्ध है वो 1821 से लेकर 1829 तक लड़ा गया है। अब देखिए जो ओटोमन एम्पायर था उसने पूरे यूनान और बाल्कन प्रदेश पे कब्जा कर लिया था, जब वहां पे
इस्लामिक क्रांति का उदय हुआ है। तो ओटोमन एम्पायर एक पावरफुल एम्पायर में से दुनिया के एक हुआ है। तो जो यूनान है वो यूरोप के लिए एक गौरव का कारण रहा है कि प्राचीन टाइम में जब हम वहाँ पे सभ्यता देखते हैं तो अरस्तु हुआ, प्लेटो हुआ, हेरोडोटस हुआ। यूनान एक बहुत ही संपन्न और सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है। तो ये यूरोप के लिए एक प्राउड का यानी गर्व करने का क्षण, गर्व करने की जगह थी। लेकिन इस पर ओटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं उस टाइम क्रूसेड्स हुआ करते थे, यानी क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच में जो लड़ाई हुआ करती थी मुस्लिम्स के बीच में, और उस पे यह ओटोमन एम्पायर ने एक क्रिश्चियंस बहुल क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, यूनान पे। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस के मन में ओटोमन एम्पायर के प्रति सहानुभूति तो नहीं है। लेकिन 1821 की घटना एक ऐसी हुई जिसने पूरे यूरोप को झकझोर दिया। यहाँ बड़ी संख्या में ईसाइयों की बेरहमी से 1821 में हत्या करी गई। इसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। परिणाम क्या हुआ? जब यूनान में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने ग्रीक की हेल्प की और मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जनमत जुटाया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने की है। उन्होंने इस लड़ाई के लिए फंड भी जुटाया और बाद में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। ठीक, परिणाम ये हुआ कि ओटोमन एम्पायर को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि अब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस इन सबकी सेनाएं भी युद्ध में उतर चुकी हैं। जो 1821 में ये जो ईसाइयों की बेरहमी से हत्या हुई है उसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं ग्रीक को सपोर्ट मिला, क्योंकि ग्रीक में सारे क्रिश्चियंस हैं। परिणाम हुआ कि ओटोमन एम्पायर को सरेंडर करना पड़ा और 1832 में ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटाइनपोल यानी कि कस्तूना सुतूनिया की संधि बोलते हैं इसे, हिंदी में कस्तूना तूनिया की संधि बोलते हैं। और ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटाइनपोल की जो बात हुई है, ये संधि हुई है और इससे ग्रीक एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उभरता हुआ हमें दिखता है। अब देखिए, इस जर्मन का एकीकरण की हम बात करते हैं। इसमें हम इसे एकीकरण से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बाल्कन्स। जब बाल्कन देशों के संघर्ष की हम बात करेंगे तो बाल्कन देशों में ना ये जो प्रॉब्लम तभी से चली हुई आ रही है क्योंकि जो टर्की है वो बाल्कन देश का ही क्षेत्र है। टर्की के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है उसे बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है, जो ग्रीक और टर्की के सराउंडिंग पड़ता है। तो देखिए, ये बाल्कन क्षेत्रों में जो संघर्ष है ना ग्रीक के टाइम से ही होता हुआ हमें दिख रहा है। जब ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटाइनपोल वगैरह हुई है उससे पहले किस तरह से नरसंहार हुआ है, तो ये प्रॉब्लम्स तभी चली हुई आ रही है। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते तुर्की जो साम्राज्य बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। और देखिए यहाँ पे स्टिकमैन लिख दिया गया है, लेकिन स्टिकमैन नहीं है, सिकमैन है, यानी यूरोप का बीमारू राज्य ये कहा गया। तो इसे सिकमैन ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का एक बीमारू देश के तौर पे इसे बोला जाने लगा था। और जब ये वीक हुआ है तो फिर बाल्कन लोगों को यह प्रोत्साहन मिला है क्योंकि वो लोग सारे ईसाई थे। ठीक है, तो ये सब ग्रीक की लड़ाई, ये सब लड़ाई हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो ओटोमन एम्पायर है उसके कमजोर होने का फायदा इन्हें मिला है। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो नेपोलियन के जो युद्धों ने पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करी। तो अब ग्रीक के लोग हैं या अदर जो कंट्रीज हैं जिन पर ओटोमन एम्पायर ने कब्जा कर रखा है, तो वो भी अब आजादी के लिए प्रेरित हुई हैं। ठीक है, और अब वहां पे क्या है, बाल्कन क्षेत्र में ना एक ऐसा क्षेत्र बन गया कि जो इसके बहुत सारे राज्य हुआ करते थे जो आजाद हो रहे थे वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जेलिस थे, ईर्ष्या करते थे और वो खुद पावरफुल बनना चाहते थे, वो ज्यादा पावरफुल बनना चाहते थे। तो इस कारण क्या है, ये क्षेत्र जो है वो एक लड़ाई का अखाड़ा बन गया। ऊपर से जो यूरोपियन शक्ति हैं वो भी इसके अंदर आ गई। वो भी चाहते थे कि
ये क्षेत्र में जैसे रूस की यहाँ बात आई है कि रूस काला सागर पर नियंत्रण करना चाहता था, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड चाहता था कि नहीं वो ऐसा नहीं कर पाए ताकि वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो बातें हुई हैं इसने बाल्कन देशों में लड़ाइयों को जन्म दिया है। और बाल्कन जो प्रदेश थे उनमें अधिकांश लोग तो ईसाई थे और मुस्लिम्स थे, तो ही थे, और जो पावर थी वो मुस्लिम्स के हाथ में थी। तो इस तरह के अत्याचार भी वहां पे अल्पसंख्यकों पर दिखे हैं। तो ये चीजें वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखी हैं, जिसने बाल्कन क्षेत्र में एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक जो है अशांति का क्षेत्र से बना दिया है, ठीक है। अब हम इसमें दो यूनिफिकेशन और पढ़ेंगे, दो यूनिफिकेशन, एक है आपकी इटली की यूनिफिकेशन और दूसरी है जर्मनी की। तो जर्मनी के एकीकरण की हम बात कर लेते हैं पहले, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हम बात करते हैं तो एक देखिए रोल ऑफ मिडिल क्लास। अब देखिए इसे हम बात करेंगे समझने के लिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम इसे, कि देखिए रोल ऑफ, जिस हम रोल की हम बात करेंगे इसमें कई सारे रोल आ जाएंगे, तो रोल से आप इसे समझ सकते हो, जैसे रोल ऑफ मिडिल क्लास, रोल ऑफ जंकर्स, ठीक है, रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। इससे हमारे क्या 3 पॉइंट्स बन गए। मिडिल क्लास के बारे में हमने बात बहुत पहले भी की थी, अभी जब हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे थे कि मध्यम वर्ग में राष्ट्रवादी भावना व्यापक थी। जर्मन, जिन्होंने 1848 में जर्मन परिसंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एक राष्ट्र निर्माण में एकजुट करने का प्रयास किया था। मध्यम वर्ग जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है, वो पढ़े लिखे हैं, अब पावर को सेंट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं, वो पूरे देश को एक करना चाहते हैं। तो जब मध्यम वर्ग होगा तो वहां पर राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होगी। और जंकर्स जो उस समय लैंडलॉर्ड थे, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है। जंकर्स ये जर्मनी के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने पूरे इस लड़ाई को या इस दौरान ये घटनाएं चली हैं इसे पूरा फाइनेंस किया है। और ओटो वन बिस्मार्क, इसकी भूमिका बहुत स्पेशल रही है, ठीक है, क्योंकि इसने जो है ना प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली है और इसने पूरे जर्मन को एक करने का प्रयास किया। इसके लिए इसने लड़ाइयां भी लड़ी हैं, 7 साल के अंदर अंदर 3 साम्राज्यों से इसने लड़ाइयां भी लड़ी हैं और उनसे अपने क्षेत्रों को वापस छीना है और जर्मन के अंदर उसे मिलाया है। इसीलिए इसे आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी बोला जाता है। यानी कि देखिए जो क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे 3 का तो रोल हो गया, एक का जाएगा रोल ऑफ जर्मेनिया, एक रोल इसमें अभी आ रहेगा रोल ऑफ जर्मेनिया। जैसे हम भारत माता की इमेज देखते हैं तो उसके पीछे हम यूनाइट हो जाते हैं, ऐसे ही एक पेंटिंग तैयार की गई जिसे हम कहते हैं जर्मेनिया। तो जर्मेनिया ने पूरे जो जर्मन को एक करने का काम किया है। लोग जर्मेनिया के पीछे खड़े हो, यानी जैसे हम भारत माता को अपने लिए पूजनीय मानते हैं ऐसे ही वो लोग उन्हें एक राष्ट्रवाद का चेहरा मिल गया। तो जर्मेनिया ने पूरे जर्मन को एक करने का काम किया है। अब देखिए एक है आपका जो 3 वॉर इन 7 ईयर, 7 साल तक लड़ाई चली है, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रिया से लड़ाई चली है, डेनमार्क से लड़ाई चली है और फ्रांस के साथ लड़ाई चली है। अब इनमें कब कब लड़ाई हुई है, जैसे 1864 में डैनिश युद्ध हुआ है और डेनमार्क से स्लेस्विग क्षेत्र छीना गया है। 1866 में ऑस्ट्रिया से लड़ाई हुई और ऑस्ट्रिया से उन्होंने हॉस्लैंड और लग्जमबर्ग फ्रैंकफर्ट जैसे क्षेत्रों को छीना है। ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं 1870-71 में जर्मन की फ्रांस से लड़ाई हुई और अल्सेस और लॉरेंस क्षेत्रों को छीन करके फ्रांस में वो जर्मनी में मिलाया है। तो इस तरीके से 7 साल के अंदर 3 देशों के साथ लड़ाइयां हुई है और उनसे अपने क्षेत्रों को जीत करके वापस जर्मन के अंदर मिलाया है। तो देखिए रोल ऑफ जर्मनी आ गया है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है प्रोक्लेम, यानी कि जो सम्राट घोषित होगा वो हमेशा लास्ट में करना है आपको। ये छठा पॉइंट है, बिना सम्राट घोषित किया प्रोक्लेम किए बिना ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो जो प्रशा का जो राजा था यानी पर्शियन किंग था
विलियम फर्स्ट है, ठीक है। उसने वर्साई में एक आयोजन समारोह हुआ और जर्मन का उसे राजा घोषित कर दिया गया, यानी कि उसने प्रोक्लेम कर दिया है। तो इस तरीके से आपके मैक्सिमम 5 नंबर के अंदर यूनिफिकेशन आएंगी। और आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखना, कोई भी यूनिफिकेशन करो वो प्रोक्लेम के साथ में समाप्त होनी चाहिए। हमने आपको 6 पॉइंट दिए हैं, आप कोई भी 5 पॉइंट बता सकते हैं, कोई भी नहीं, 6ठा पॉइंट आपको जरूर देना है। ऐसे अगर हम बात करते हैं इटली की एकीकरण की बात है, तो उस समय का जो इटली की बात कर रहे हैं, तो इटली जो राज्य था 7 भागों में विभाजित था। अगर जो हम इस तरह की इटली की हम बात करते हैं तो उसका जो नॉर्दर्न हिस्सा था, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया का जो हिस्सा है ये चारों तरफ आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अब जो इसका नॉर्थ का जो हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, हेम्सबर्ग एम्पायर के, ठीक है। और ये एक सियोडेना पेडामाउंट था, वो केवल इकलौता ऐसा जो है रियासत थी जो इटालियन रूलर के अंतर्गत आती थी। साउथ का जो हिस्सा है वो बर्बन फैमिली ऑफ स्पेन के कब्जे में आता था, और जो सेंट्रल था वो पोप के अंतर्गत आता था, वो पोप के अंदर आता था। तो ये जो बात है, 3 इस तरीके से कुछ और राज्य थे जो कुछ और के अंतर्गत हो, तो इटली जो था वो 7 राज्यों के अंदर विभाजित था, ठीक है। अब इसको किस तरह से यूनिफाई किया गया, इसमें देखिए इसमें भी रोल आ जाएंगे। अगर इसे याद रखना है तो याद रखने के लिए तो सबसे आसान तरीका है, रोल आ जाएंगे, जैसे रोल ऑफ नेजिनी, ठीक है। आप इसे रोल ऑफ विक्टर एमनुअल सेकंड भी कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ कैबूर आ जाएगा आपका, ठीक है। रोल ऑफ गैरीबाल्डी, 4 तो रोल आ जाएंगे। 5वां आपका मिडिल क्लास का उदय, जैसे कि आपने वहां पे दिखाया है, आप मिडिल क्लास का उदय यहाँ भी दिखा देंगे। फिर एक आ जाएगा रोल ऑफ एलीट क्लास, ये देखिए एलीट क्लास, क्योंकि फाइनेंस तो एलीट क्लास वाले करेंगे। जैसे जंकर ने जर्मन यूनिफिकेशन को फाइनेंस किया है, किसी भी क्रांति को बिना फाइनेंस किए सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से जर्मन में जंकर्स ने फाइनेंस किया है, इसी तरह से इटली के अंदर एलीट क्लास यानी कि अभिजात वर्ग ने उसे फाइनेंस किया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे रोल ऑफ मैजिनी, ठीक है। मैजिनी ने यंग इटली, यंग यूरोप जैसे संस्था बनाए, ठीक। मैटरनिक ने मैजिनी के बारे में भी कहा है कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, यानी जो मैजिनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ठीक है। इसने यंग इटली बनाई है, गुप्त समाज है, सीक्रेट सोसाइटीज का गठन किया है, ठीक है। और इसने किस तरीके से पूरे इटली के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया है, ठीक है। ऐसे रोल विक्टर एमनुअल सेकंड ये बाद में प्रोक्लेम भी करेगा, ठीक है। अब ये इकलौता सियोडेना पेडामाउंट यानी जो इकलौता इटालियन रूरल था जो इटालियन क्षेत्र पे राज कर रहा था। तो जहां भी कोई भी घटना हुआ करती थी पूरे इटली के अंदर, तो वहां से लोग भाग करके सियोडेना पेडामाउंट में जाकर के छुप जाते थे, शरण ले लेते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसे गाइड विक्टर एमनुअल सेकंड ने किया है। अब देखिए कैबूर की भूमिका। कैबूर के मामले में ना जो सबसे ज्यादा स्पेशल बात है कि ये फ्रेंच बहुत अच्छी जानता है। फ्रेंच जो लैंग्वेज है ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, शायद इटालियन इतनी अच्छी नहीं जानता जितनी अच्छी फ्रेंच जानता है। और इसने इसी चीज का फायदा उठाया है कैबूर ने। और इसने जो नॉर्दर्न इटली का जो क्षेत्र था, नॉर्दर्न इटली का, उसने नॉर्दर्न इटली को, तो जो ये आपका जो नॉर्दर्न इटली था जिसपे ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग एम्पायर का कब्जा था, तो उसने अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे फ्रेंच डिप्लोमेटिक तौर पे इसने यूज किया है और फ्रांस की हेल्प ली है ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने में।
क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस वैसे भी अच्छे दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। तो उसने अपनी फ्रेंच डिप्लोमेटिक का यूज करते हुए नॉर्दर्न जो पार्ट है, जो हेम्सबर्ग एम्पायर यानी कि ऑस्ट्रिया के अंतर्गत कब्जे में था, तो उससे उसने आजाद कराया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। फिर जब हम बात करेंगे रोल ऑफ गैरीबाल्डी, तो गैरीबाल्डी की जो भूमिका बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसने साउथ इटली में जो है मूवमेंट चलाया है, एक मार्च निकाला है उसने साउथ इटली में। इसमें सारे के सारे जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब उसके साथ हो लिए हैं। और उसने किसान और मजदूरों की सहायता से जो स्पेन की बर्बन फैमिली है, जिसने साउथ इटली पे कब्जा कर रखा है, उससे अपने साउथ इटली को आजाद कराया है। ठीक है, और इस तरीके से विक्टर एमनुएल सेकंड ने पूरे इटली को एक किया है, और बाद में प्रोक्लेम जो करेगा वो विक्टर एमनुएल सेकंड करेगा। और 1861 में विक्टर एमनुएल सेकंड को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया है। अब देखिए, अब आपके सामने एक यूनिफिकेशन और रह जाती है, जिसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ यूके। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ यूके आपके सामने आ जाएगा। अब यूनिफिकेशन ऑफ यूके में जो मुख्य बातें हैं, यूनिफिकेशन ऑफ यूके में आ जाती हैं। ये सारी जितनी यूनिफिकेशन है 5-5 नंबर से ज्यादा की नहीं आएंगे, तो हमने इसके जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा ही दे रखे हैं। यूके जो है, इंग्लैंड जो है, वो यूरोप से अलग है, ये एक आइलैंड क्षेत्र है। अब ये जो आपका ये कुछ इस तरीके से, ये जो है यूके है, ये आपका आयरलैंड हो गया, ये आपका स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, और ये आपका वेल्स हो गया, और ये आपका इंग्लैंड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन सबको मिला करके यूके बनता है। अब जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, उसने 1688 में क्या किया है कि राज सत्ता छीन ली है, और सारी की सारी पावर को, जो मोनार्क की पावर है, उसे पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। इस क्रांति को हम लोग ब्लड फ्री रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली जो पावर है वो ट्रांसफर पार्लियामेंट के अंदर हो गई है, इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ है, और इसने पूरे इंग्लैंड को यूनाइट कर दिया है। अब देखिए, अभी बात हुई केवल इंग्लैंड की यूनाइट की, लेकिन 1707 में क्या हुआ है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, यानी इसके बीच में और इसके, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ 1707, जिसके कारण क्या हुआ कि ये दोनों एक हो गए, और इन दोनों को हम कहने लगे, क्या कहने लगे, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब इसका नाम क्या जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। यानी ग्रेट ब्रिटेन हम किसे, देखिए इंग्लैंड को हम ब्रिटेन नहीं कहेंगे, ब्रिटेन हम जब कहेंगे इसे जब स्कॉटलैंड भी उसके अंदर आकर के मिल जाएगा। यानी जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में थॉट सीधा क्लियर होना चाहिए कि हम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं। अब एक एक्ट ऑफ यूनियन लगभग में 95 ईयर्स के आसपास बाद में साइन हुआ है 1801 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, अब जो ये आपका आयरलैंड है ये भी इसके अंदर शामिल हो गया है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था पहले, अब ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। पहले ये ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो ये राज्य भी इसके अंदर शामिल हो गए, यानी कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, और इसमें वेल्स भी आता है। अब समझने वाली बात यह है कि स्कॉटलैंड एक अलग कंट्री है, आयरलैंड एक अलग कंट्री है, इंग्लैंड एक अलग कंट्री है, तीनों के प्रधानमंत्री अलग है, तीनों की शासन व्यवस्थाएं अलग अलग है, लेकिन ये संयुक्त तौर पे भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त तौर पे हम कहाँ से ग्रेट ब्रिटेन कह रहे हैं, कहाँ यूके कह रहे हैं, कहाँ इंग्लैंड कह रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
देखिए ये सारे के सारे इंग्लैंड के अंदर मिल गए, इस आसानी से मिल गए। कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं जो ये इंग्लैंड के अंदर आके मिले हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो आर्थिक समृद्धि है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इंग्लैंड उस समय का सुपर पावर था, आर्मी के लिहाज से भी और यह आर्थिक ताकत भी था। क्योंकि जब हम स्कॉटलैंड की बात करेंगे, स्कॉटलैंड लगभग में जमा हुआ एरिया है, वहां पे ना तो कोई अच्छे कारखाने हैं और ना ही उसके पास पावर है, और ऊपर से उसकी जमीन में अनाज उग नहीं सकता है क्योंकि सारा बर्फीला एरिया है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से जुड़ना इनकी मजबूरी भी थी और वो ताकत में भी कमजोर थे इंग्लैंड से। तो कहीं इंग्लैंड पावर में भी था तो ताकत के दम पे भी इन पर कब्जा कर सकता था। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को मिला के आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इन सब ने यूनाइटेड जो किंगडम है उसे बनाने में हेल्प की है। और फिर कुछ है ना राष्ट्रीय प्रतीक भी बनाए गए हैं जिसे तीनों ही देशों ने स्वीकारा है। इसके कारण क्या आसानी से एक देश बन गए। जैसे एक ब्रिटिश राष्ट्र है, उन्हें कॉमन कल्चर बनाया गया, एक यूनियन जैक बनाया गया, ठीक है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये वहां का नेशनल एंथम बनाया गया और सभी लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अभी देखिए यूनाइटेड किंगडम की हम बात करते हैं। देखिए हाँ ये देखिए वो चीज, देखिए यूनियन जैक में ये इंग्लैंड का झंडा है और ये स्कॉटलैंड का झंडा है। ये 1707 है, ठीक है। अगर इंग्लैंड अपना झंडा इनके ऊपर थोपता तो शायद ये यूनाइट नहीं हो पाते। देखिए यहाँ पे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड। अगर इंग्लैंड इनके ऊपर अपना झंडा थोप देता तो शायद इंग्लैंड यूनाइट नहीं हो पाता। अब इंग्लैंड ने क्या किया, देखिए प्लस वाला जो निशान है, ये देखिए प्लस का निशान, ये इंग्लैंड का आ गया, ये वाइट बैकग्राउंड ये आ गया, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ये वाइट बैकग्राउंड ये दिख रहा होगा आपको। लेकिन देखिए ये वाइट क्रॉस, ये देखिए आपको वाइट क्रॉस ये स्कॉटलैंड का दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड नीला है, नीले थोड़ा डार्क नीला आपको इसमें दिख रहा होगा। अब देखिए जब इसके अंदर आयरलैंड को 1801 में मिलाया गया तब क्या हुआ, तो बैकग्राउंड व्हाइट, यहाँ ये व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर आयरलैंड का झंडा भी और मिला देंगे। देखिए अब इसमें स्पेशल क्या देखने को मिलता है कि जो रेड क्रॉस है, ये देखिए वो रेड क्रॉस ये रहा। और इस तरह से जो बनकर तैयार होता है इसे हम बोलते हैं यूनियन जैक। यूनियन जैक वो यूके का झंडा है, स्कॉटलैंड का झंडा ये है, आयरलैंड का झंडा ये है और इंग्लैंड का झंडा ये है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी है, अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।